हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक ज्ञान सेंटर में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 7th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बात करेंगे उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इससे पहले दोस्तों, हमने चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पर्यावरण, हमने आपको पढ़ा दिया था। अगर आपने उस चैप्टर को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी जाकर उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसके नाम को, हमारी पृथ्वी के अंदर। इसका मतलब दोस्तों, पृथ्वी पे हम रहते हैं तो हमें इसके अंदर जाना है। पृथ्वी के अंदर की जो परतें हैं, या हमें ये पता करना है कि पृथ्वी के अंदर आखिर है क्या। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, यानी कि हमारी पृथ्वी क्या है, एक ऐसा ग्रह जो कि हमेशा गति करता रहता है। पृथ्वी के अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अगर आप पृथ्वी के अंदर देखेंगे तो और बाहर देखेंगे तो दोनों जगह आपको दिखेगा कि पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में हमें क्या क्या मिलेगा पढ़ने के लिए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, आखिर पृथ्वी के अंदर क्या है, और पृथ्वी किन पदार्थों से बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो हम आ गए हैं इस चित्र को। दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है और इसके अंदर ही हम पढ़ेंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग। दोस्तों, पृथ्वी के देखिए, यहाँ पे देखिए, इसने एक हिस्से को कट कर दिया है क्योंकि हमें ये अंदर के हिस्से को दिखा रहा है। ठीक है, तो एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी है। जैसे दोस्तों, प्याज जो होती है, आप जब उसको छीलेंगे तो छीलते जाएंगे तो एक के बाद एक परत आती जाती है। उसी तरह ये कह रहा है कि पृथ्वी भी बिल्कुल सेम उसी प्याज की तरह एक के बाद एक परत आती जाएगी जब आप इसके अंदर जाएंगे। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम परपटी कहते हैं। तो दोस्तों, आप इस चित्र में देख सकते हैं, सबसे जो ऊपरी परत है वहाँ पे परपटी लिखा हुआ है, यानी कि इस ऊपरी परत को ही हम परपटी कहते हैं। और इसी को दोस्तों हम स्थल मंडल भी कहते हैं। तो ये दोस्तों कैसी होती है, ये सबसे पतली परत होती है, यानी कि इसकी जो मोटाई है सबसे कम है। ठीक है, तो ये है महाद्वीपीय संहति में। अगर आप महाद्वीपीय सतह पर आप देखेंगे तो ये 35 किलोमीटर तक होती है, और अगर आप समुद्री सतह पर देखेंगे तो ये केवल 5 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, उसके बाद जो फिर अगली परत आ जाएगी। उसके बाद अगर महाद्वीप की सतह की बात करें तो उसके अंदर जो ये परपटी है वो 2 तत्वों से मिलकर बनी है, 2 खनिजों से मिलकर बनी है। तो वो क्या है, वो है सिलिका और एल्यूमिना। ये 2 खनिज है जिनसे मिलकर परपटी बनी है। तो इसलिए हम इनको शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीएल कहते हैं। सीएल की फुल फॉर्म क्या है कि सी मतलब सिलिका तथा एल मतलब एल्यूमिना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। तो वो महाद्वीप की थी, सिलिका और एल्यूमिना से बनी थी, और अब जो ये है ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, महासागर वाली। यहाँ की ये परपटी देखिए, ये वाली, ये महाद्वीप की है,
और ये महासागर के नीचे। तो इसे हम बोलते हैं सीमे। सी मीन्स सिलिका और मे मीन्स मैग्नीशियम कहा जाता है। अब दोस्तों अगली परत के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले एक पॉइंट जान लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे गहरी खान मतलब खाई दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो विश्व की सबसे गहरी खान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी गहराई कितनी है? 4 किलोमीटर। और इंजीनियर ने क्या करा है कि तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जो है वो है, अगर पृथ्वी के केंद्र तक हम लोग पहुँचे, जो कि असंभव है, हम कभी पहुँच ही नहीं सकते। अगर मान लीजिए हम पहुँच भी जाते हैं तो हमको क्या मिलेगा कि जो असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। यानी कि समुद्र की सतह से लेकर जब हम 6000 किलोमीटर की गहराई तक खुदाई करेंगे तब हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच सकते हैं, इस केंद्र तक पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद परपटी के बाद जो अगला हिस्सा है वो है मेंटल। देखिए ये पूरा हिस्सा मेंटल है, इसको भी 2 भागों में बांटा है। उसके बाद क्रोड है। ठीक है, मेंटल एक ही भाग में है, सॉरी दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे। परपटी के ठीक नीचे की अगली परत क्या है? मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। यानी कि परपट्टी की जो मोटाई है वो है 2900। परपट्टी के बाद जो मेंटल है उसकी जो मोटाई है वो है 2900 किलोमीटर। और इसकी सबसे आंतरिक परत कौन सी दोस्तों? क्रोड। ठीक है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। नी मीन्स निकिल, फे मीन्स फेरस। ठीक है, तो केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। तो दोस्तों अगर आप क्रोड की बात करें तो वहाँ का तापमान क्या है? बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा बताया गया वैज्ञानिकों द्वारा कि पृथ्वी के अगर आप आंतरिक भाग में जाएंगे तो उतनी ही गर्मी होगी जितनी सूरज के अंदर गर्मी होती है। जो और सूरज के अंदर कितनी गर्मी दोस्तों? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो अब बात करते हैं पृथ्वी के आयतन की। तो दोस्तों पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा क्या है? परपटी है। 84% हिस्सा क्या है? मेंटल है। और 15% हिस्सा क्या है? क्रोड है। यानी कि सबसे जो ज़्यादा परसेंटेज वाला हिस्सा है वो मेंटल है। उसके बाद पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। और क्रोड की त्रिज्या कितनी थी? 3500 किलोमीटर तक थी। त्रिज्या क्या होती है दोस्तों आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ बाई चांस किसी बच्चे को ना पता हो। जैसे मान लीजिए हमारी अर्थ या कोई भी एक गोला है, तो इसके अंदर से एक लाइन जो कि यहाँ से परिधि से स्टार्ट होती है और ये सेंटर होता है, सेंटर को टच करते हुए वापस परिधि तक जाती है। इस रेखा को हम कहते हैं व्यास, यानी कि डायमीटर। अगर इसी को हम हाफ कर दें यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक केंद्र पे ही आकर रुक जाएगी या केंद्र से जाकर परिधि पे जाकर रुक जाएगी। जैसे मान लीजिए इसको हम बनाते हैं दूसरी, ये मान लीजिए बना दी मैंने, तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। यानी कि आधी, व्यास का जो आधा होता है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है
शैल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार की शैलों से बनी है। ठीक है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। तो शैल किसे कहते हैं कि जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी को बनाने वाले जो खनिज हैं, ठीक है, उनके जब हम प्राकृतिक रूप की बात करते हैं तो प्राकृतिक रूप में हम उनको शैल कहते हैं। तो शैल अलग अलग प्रकार की होती है। अगर हम उनके रंग की बात करें, उनके आकार की बात करें, उनके गठन की बात करें तो मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। पहला आग्नेय, जिसको हम इग्नियस भी कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा अवसादी, जिसको सेडिमेंट्री कहते हैं। तीसरा कायांतरित, जिसको मेटामॉर्फिक कहते हैं। तो पहले इन तीनों के शब्दों के अर्थ की बात कर लेते हैं। ये देखिए, इग्नियस, इसमें लैटिन शब्द इग्निस से बनी है ये शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है, अग्नि। सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है ये, जिसका अर्थ क्या है, स्थिर। मेटामॉर्फिक, ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तो दोस्तों, द्रवित मैग्मा, द्रवित दोस्तों होता है लिक्विड। तो पृथ्वी के अंदर एक गर्म लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है, जैसे आपने ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से निकलता है, न्यूज़ वगैरह में कभी आपने देखा होगा। तो उसी को हम द्रवित मैग्मा कहते हैं, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, हमेशा पृथ्वी के अंदर रहता है। तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। मान लीजिए द्रवित मैग्मा कभी निकला तो वो पहले ठंडा होता है, फिर इसके बाद जम जाता है, वो ठोस हो जाता है। तो इस प्रकार बने शैल को, तो उससे जो शैल बनती है उसको हम आग्नेय शैल कहते हैं। और इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं, इग्नियस शैल भी कहते हैं। तो आग्नेय शैल को 2 भागों में बांटा गया है, एक अंतर्भेदी शैल, दूसरा अंतर्भेदी शैल, दूसरा है बरही भेदी शैल है दोस्तों। ठीक है, तो इनमें दोस्तों फ़र्क क्या है अभी आपको बताते हैं। ये देखिए, पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं। यानी कि जिसने ना देखा हो ये सिर्फ इसको कल्पना करना है। तो वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो हमें आग के जैसा दिखता है, वो लाल, उसी को हम द्रवित मैग्मा कहते हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है, जो पृथ्वी के अंदर से निकलकर वापस प्रॉपर्टी के ऊपर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो पृथ्वी पर इस प्रकार के बने शैल को हम बरही भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बाहर आ गया और वहाँ पे आके ये ठंडा हुआ है, ठोस हुआ है। फिर इसकी संरचना कैसी होती है, बहुत ही महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए क्या है, बेसाल्ट दोस्तों एक शैल होता है, वो है। तो जैसे दक्कन पठार का नाम आपने सुना होगा, तो दक्कन पठार पूरा बेसाल्ट शैलों से ही बना हुआ है। फिर क्या है, अगला हमारा टॉपिक है कि द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। तो दोस्तों, भूपर्पट्टी से बाहर नहीं आ पाता और उससे पहले ही वो ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार जो शैल बनती है उनको हम अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। तो धीरे धीरे ठंडा होता है ये, और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण क्या होता है, ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। जैसे ग्रेनाइट आपने सुना ही होगा, ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। उसके बाद लेई या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। तो दोस्तों, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि मसालों तथा दानों का जो चूर्ण बनता है उनको बनाने के लिए जिस पत्थर का उपयोग होता है वो ग्रेनाइट पत्थर अंतर्भेदी आग्नेय शैल से प्राप्त
होता है। तो ये दोस्तों आपने देखा। फिर एक वर्ड यहाँ पे भी आएगा नया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शेल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जैसे मान लीजिए कोई शेल है, वो लुढ़क गई, लुढ़क के गिर रही है, चटक गई, या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, बिखर जाती है। तो इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, और पहुंचकर क्या होता है, वहाँ पे जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल बन जाते हैं। और इस प्रकार जो शैल बनती है उसको हम कहते हैं अवसादी शैल, यानी कि हमारा शैल का जो दूसरा प्रकार है वो है। ठीक है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे होंगे उनके जीवाश्म मिलते हैं। अब दोस्तों जीवाश्म आ गया, जीवाश्म क्या? तो देखिए जीवाश्म क्या है? जीवाश्म शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म क्या है कि जो शैल होती है उस पर कभी जो पेड़ पौधे रहे होंगे, जो जंतु रहे होंगे, जब वो मर जाते तो उनके शरीर का जो हिस्सा बच जाता है उसी को हम जीवाश्म कहते हैं, जो इन शैलों में पाए जाते हैं। उसके अगली जो शैल है वो है आग्नेय और अवसादी शैल। दोनों शैल आपने पढ़ ली। तो ये दोनों शैलों में क्या होता है कि उच्च ताप यानी कि अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण क्या होता है कि ये जो दोनों शैल है वो अपना रूप को परिवर्तित कर देती है, और परिवर्तित होकर कायंतित शैल में परिवर्तन हो जाता है उसका। मतलब आग्नेय और अवसादी शैल जब उच्च ताप और दाब के कारण अपना रूप परिवर्तित करती है तो उस प्रकार जो नई शैल बनती है उसे हम कायंतित शैल कहते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण दे रखा है कि चिकनी मिट्टी स्लेट में चेंज हो जाती है दोस्तों, परिवर्तित हो जाती है। चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। जो संगमरमर का पत्थर आपने देखा होगा तो वो चूना पत्थर से बनता है। एक प्रकार की कायंतित शैल होती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि शैल हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। हमने देखा कई प्रकार से उसका उपयोग मनुष्य कर रहा है अपने जीवन में। तो कठोर शैलों का उपयोग किस में होता है? सड़क बनाने में, घर बनाने में, इमारत बनाने में किया जाता है। तो आप पत्थरों का उपयोग खेलों में भी करते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो खेलते हैं, तो क्या खेलते हैं? 7 पिट्ठू खेल लेते हैं, ची बिड्डी खेल लेते हैं, स्टापू किट खेलते हैं बच्चे पत्थर से। ठीक है। 5 पत्थर गिट्टी खेलते हैं। तो जो भी मतलब बच्चे जो भी पत्थरों से खेल खेल रहे हैं वो सारे के सारे शैल से बने होते हैं। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। लाल किला आप सबने देखी है, और ताजमहल भी। तो लाल किला जो होता है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। यानी कि लाल किला और ताजमहल दोनों ही शैलों से बने हुए हैं। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है शैल चक्र। ये देखिए दोस्तों, ये ज्वालामुखी का चित्र दिखा रखा है, और ज्वालामुखी से देखिए मैग्मा निकल रहा है। यही मैग्मा चेंज होकर आग्नेय शैल बनेगा, फिर वो टूट के अवसाद बनेगा, फिर उससे अवसादी शैल बनेगा, फिर वो कायंतित में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वापस से मैग्मा बन जाता है। तो ये इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझा दिया। अब पढ़ते हैं कि यहाँ पे है क्या। तो यहाँ पे लिखा है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में यानी निश्चित परिस्थितियों में एक शैल की
एक प्रकार की शेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। तो एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम शेल चक्र कहते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया चित्र के माध्यम से। तो यहाँ दोस्तों होता क्या है एक्चुअली में कि द्रवित मैग्मा ठंडा होता है पहले, फिर वो ठंडा होकर आग्नेय शेल बनता है और आग्नेय शेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक दूसरी शेल का निर्माण करती है जिसको अवसादी शेल कहते हैं। उसके बाद ताप और दाब के कारण क्या होता है, आग्नेय और अवसादी शेल टूटकर कायांतित शेलों में बदल जाती है। तो अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतित शेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय शेल में परिवर्तित हो जाता है। तो आपने दोस्तों यहाँ पे देखा कि ये एक प्रकार का चक्र है, एक प्रकार का चक्र है जो कि चलता रहता है, इसलिए इसको चक्रीय कहा है। तो ये ऐसी मतलब प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बाद देखेंगे आप कि शेल विभिन्न प्रकार की खनिजों से बनी होती है। तो खनिज का दोस्तों हमारी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। तो खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो उसमें आप देख सकते हैं। खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग हम किस में करते हैं, ईंधन के लिए करते हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, और किसी का उपयोग हम औषधि के लिए करते हैं, उर्वरक के लिए करते हैं, उद्योगों के लिए करते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। तो दोस्तों कैसा लगा आपको पाठ पढ़ के? अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसका आंसर आपको देंगे। दोस्तों पार्ट ख़त्म हो चुका है। इससे पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो हम उसको अब एंड स्क्रीन पर लगा देंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में जाकर भी पढ़ सकते हैं। अब एक बार MCQ देख लेते हैं। तो MCQ अगर आपने कर दिए तो समझ लीजिए आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। तो सेकंड में देखिए आप, MCQ है, द्रवित मैग्मा से बने शेल क्या कहलाते हैं? बिल्कुल सही, आग्नेय। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, क्रोड। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? शेल खनिज या जीवाश्म? तो खनिज के उदाहरण है। शेल जिसमें जीवाश्म होते हैं। अवसादी, पृथ्वी की सबसे पतली परत पर पटी। तो सभी MCQ आपने कर लिए, इसका मतलब आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ चुका है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा कमेंट करके। और दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की सभी अपडेट, सभी वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स दोस्तों। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि सभी लोग अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकें। जिनको भी नीड हो उनको इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स दोस्तों।